हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 14th लेक्चर। ये मेरा 14th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 13 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 14th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 14वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि जो पिछले 13 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट रिसर्च। रिसर्च क्या होती है ये हम बहुत डिटेल में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा। ये सारे ही सब टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं, ये सारे ही सब टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए हैं। एंड उसके बाद हमने जो अगला चैप्टर पढ़ा दैट वाज अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, एंड उसमें हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। एंड उसके बाद मैंने आपको रिसर्च डिजाइन के बारे में बताया विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट मीनिंग, पार्ट, नीड, फीचर्स। ये सब हमने बहुत डिटेल में समझा था। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया। इसमें जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सब बताए, सैंपल डिजाइन का चैप्टर पढ़ा इन सारे सब टॉपिक के साथ। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था मेजरमेंट एंड रिसर्च। रिसर्च में जो मेजरमेंट होता है तो उसमें कितने टाइप का डेटा होता है, स्केल कितने टाइप की होती है, जो एक अच्छी मेजरमेंट स्केल होती है इसके फीचर्स क्या है एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, और एक सजेशन देना चाहूंगी कि इन लेक्चर वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा। एंड पिछले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है अबाउट डेटा कलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा कलेक्शन, ये हमने डिस्कस करना शुरू किया है लास्ट लेक्चर से। तो इसमें मैं आपको क्या बता चुकी हूँ ये बता देती हूँ। तो इसमें हम टाइप ऑफ डेटा, डेटा कितने टाइप का होता है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप का डेटा होता है। फिर अब हमें ये तो समझ में आ गया कि डेटा हमारा प्राइमरी टाइप का डेटा हम अपनी रिसर्च में यूज करेंगे। ठीक है, बट देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के। अब रिसर्चर को ये सोचना है कि अब प्राइमरी डेटा तो कलेक्ट करना है लेकिन वो कौन सा मेथड यूज करेगा, उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड सूटेबल है। ठीक है, तो ये 4 मेथड बताए गए हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड एंड शेड्यूल मेथड। जिसमें ये दो जो मेथड है ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूं आपके साथ पिछले लेक्चर में। ठीक है, एंड आज हमें इसके आगे पढ़ना है। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। आज हमें इसके आगे पढ़ना है, यहां तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि प्राइमरी डेटा को जो कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनर के थ्रू, शेड्यूल के थ्रू जो कलेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। प्लस सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्शन, हमारे चैप्टर का नाम है डेटा कलेक्शन। आपको बता दिया है प्राइमरी सेकेंडरी दो टाइप के डेटा होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रिसर्चर ये डिसाइड करेगा कि वो अपनी रिसर्च में प्राइमरी डेटा यूज करेगा कि सेकेंडरी डेटा यूज करेगा। फिर अगर प्राइमरी डेटा यूज करेगा तो उसके पास 4 मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड, शेड्यूल मेथड। अब फिर वो ये डिसाइड करेगा कि इन चारों में से कौन सा मेथड यूज करना है। तो ये दोनों मेथड और इनके डीमेरिट और मेरिट मैंने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चनर मेथड कि अगर रिसर्चर डेटा कलेक्ट कर रहा है थ्रू क्वेश्चनर मेथड देन हाउ ही विल प्रोसीड, वो कैसे प्रोसीड करेगा, क्वेश्चनर मेथड होता क्या है। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चनर वो फॉर्मेट होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, टाइप्ड होते हैं इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चनर क्या होता है, एक टाइप का फॉर्म होता है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन जो होते हैं ऑलरेडी एक सीक्वेंस में एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे होते हैं और इनका आंसर लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस दी जाती है। ठीक है, आप लोग जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो जब निकल रहे होंगे तो वहां पे भी तो क्वेश्चनर वगैरह भरवाए जाते हैं, फीडबैक बेसिकली लिया जाता है कस्टमर से। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरह का क्वेश्चनर है। ठीक है, या आप कोई सपोज करिए गाड़ी खरीदने या कोई बड़े शोरूम में जाते हैं तो जब आप निकल रहे होते हैं तो वो आपसे फीडबैक ले रहे होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनर। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, टाइप प्रिंटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं डेफिनेट ऑर्डर में और उसका आंसर करने के लिए स्पेस दी होती है, तो दैट इज क्वेश्चनर, उसी को क्वेश्चनर कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चनर है, ठीक है, ये क्या किया जाता है, रिस्पोंडेंट को मेल किया जाता है। ठीक है, आजकल तो ईमेल किया जाता है लेकिन पहले के टाइम में जो ये जो पोस्टल मेल होती है इसके थ्रू भी रिस्पोंडेंट को मेल किया जाता था और रिस्पोंडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता कि रिस्पोंडेंट जो है इन क्वेश्चनों को समझ करके इसका आंसर लिखेगा, रिप्लाई करेगा और ये क्वेश्चनर हमें वापस भेजेगा। ठीक है, तो जनरली क्या है, क्वेश्चनर मेल किए जाते हैं। ठीक, और स्पेशली जो इकोनॉमिक या बिजनेस सर्वे में तो ये जो मेथड है ना क्वेश्चनर का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, साथ में फिल भी करवाया जाता है, ठीक है, या फिर मेल भी किया जाता है क्वेश्चनर। ठीक,
अब ये जो क्वेश्चनर मेथड है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने का ये जो क्वेश्चनर मेथड है, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा, सबसे पहला मैं फायदा बोलूंगी कि लो कॉस्ट। ये जो क्वेश्चनर मेथड है, इसका सबसे पहला फायदा है लो कॉस्ट है। ये जो क्वेश्चनर मेथड है ये सस्ता पड़ता है, स्पेशली व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। स्पेशली जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, बहुत दूर दूर तक स्प्रेड है, तब उस केस में क्वेश्चनर मेथड काफी फायदेमंद होता है। वो सस्ता पड़ता है। एक एक रिस्पोंडेंट का जाके इंटरव्यू लेना, ये काफी बताया था ना पिछले लेक्चर में, काफी महंगा मेथड है, ठीक है। या ऑब्जर्व करना, तो उस केस में भी जो कह लीजिए जो इन्वेस्टिगेटर है वो काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी एक्सपेंसिव मेथड है। लेकिन क्वेश्चनर फिल कराना, स्पेशली व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज, और वो अगर ज्यादा ज्योग्राफिकली स्प्रेड है, तो उस केस में दिस इज द लो कॉस्ट मेथड। और क्वेश्चनर मेथड का एक और फायदा है कि इट इज फ्री फ्रॉम द बायसनेस ऑफ द इंटरव्यूअर। यहाँ पे इंटरव्यूअर जो है कोई बायसनेस नहीं कर सकता है, ठीक है। उसने क्वेश्चनर मेल कर दिया, रिस्पोंडेंट को मेल कर दिया। अब जो रिस्पोंडेंट है वो पढ़ के समझ के अपने हिसाब से जवाब दे सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर या कह लीजिए रिसर्चर, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है कि आपको ये आंसर भरना है। तो इट इज फ्री फ्रॉम द बायसनेस। और इसका एक और फायदा ये भी है कि स्पेशली जो है जब ये इसका एक और फायदा ये है कि स्पेशली जब रिस्पोंडेंट रीचेबल नहीं है, ठीक है, मतलब रिस्पोंडेंट तक अगर पहुंचना मुश्किल है, रिस्पोंडेंट कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, तो अगर उस तक बहुत बिजी पर्सन है, तो अगर उससे तक पहुंचना मुश्किल हो, तो उस केस में ये काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि आपने उसे मेल कर दिया। अब वो जब भी फ्री होगा उस मेल का रिप्लाई करके उस क्वेश्चनर को भर के आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। इसके डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट इसका ये है कि देयर इज अ लो रेट ऑफ रिटर्न। लो रेट ऑफ रिटर्न है। लो रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि क्वेश्चनर भर के रिस्पोंडेंट वापस करे, ऐसा मतलब थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ये रिसर्चर है, इसने इसको मेल कर दिया क्वेश्चनर, ठीक है, रिस्पोंडेंट को मेल कर दिया, पर रिस्पोंडेंट उस क्वेश्चनर को भर के वापस करे ना, इसका देयर इज अ लो रेट ऑफ रिटर्न। जनरली रिस्पोंडेंट देर कर देता है, नहीं इतनी जल्दी भर के देता है, तो ये इसका एक डीमेरिट है। दूसरा डीमेरिट ये है कि यूज ओनली व्हेन द रिस्पोंडेंट आर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव। ये बेसिकली तब यूज होता है जब रिस्पोंडेंट, ये जो है रिस्पोंडेंट, ये एजुकेटेड हो, कोऑपरेटिव हो, ये इस क्वेश्चनर को पढ़ सके, समझ सके, ठीक है, तभी ये मेथड सक्सेसफुल है, वरना नहीं है। एंड एक और इसका डीमेरिट है, इट इज अ स्लो मेथड। ये स्लो मेथड है। जो रिसर्चर है उसने मेल तो कर दिया क्वेश्चनर, बट जो रिस्पोंडेंट है उसको जब भी समय मिलेगा, आराम से उसको जब भी समय मिलेगा तब वो रिटर्न करेगा, उसको भर के रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आराम से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है, तो ये स्लो मेथड है। जबकि इंटरव्यू मेथड में क्या है कि अगर इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट मिल गया तो जो रिसर्चर है वो डायरेक्ट इंटरव्यू, मतलब जितने क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ करके आंसर नोट कर सकता है। लेकिन इसमें तो ये वाला जो मेथड है क्वेश्चनर, इसमें तो ये जो रिस्पोंडेंट है ये तो अपने हिसाब से कर सकता है ना, जब भी मन करे तब रिप्लाई करे, तो ये स्लो मेथड है। अगला जो इसका डीमेरिट है वो ये है कि अगर क्वेश्चनर सही से नहीं बना हुआ है, इफ क्वेश्चनर इज नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, अगर वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, प्रॉपरली सेटअप नहीं किया गया है, तब सर्वे मतलब कह लीजिए फेल हो सकता है। उस केस में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी वो इंफॉर्मेशन नहीं गैदर हो पाएगी, अगर आपका क्वेश्चनर ही गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चनर अगर सही से ड्राफ्ट नहीं किया गया है, तो जो रिसर्च का जो पर्पस है वो पूरा ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चनर काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये इसके 4 डीमेरिट थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरा फर्स्ट चैनल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ अपने फर्स्ट चैनल पे, ठीक है। एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरा फर्स्ट चैनल और मेरा सेकंड चैनल दोनों को। फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लेक्चर था, ठीक है। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो करिए, ताकि जो भी मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आपको मिल पाए। ओके, तो चलिए वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। तो अब हमने 3 मेथड पढ़ लिए। पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था इंटरव्यू मेथड, ठीक।
तीसरा मेथड क्या था? तीसरा मेथड था क्वेश्चनर मेथड। अब हम बात करते हैं चौथे मेथड की, दैट इज शेड्यूल। चौथा मेथड क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू शेड्यूल। शेड्यूल के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, वो है फोर्थ मेथड। तो शेड्यूल पहले तो हमें समझना होगा ना कि शेड्यूल क्या होता है। तो शेड्यूल भी बेसिकली काफी कुछ क्वेश्चनर की तरह होता है। जो शेड्यूल होता है वो भी काफी कुछ क्वेश्चनर की तरह ही होता है। उसमें भी शेड्यूल भी एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, ठीक है, और स्पेस दी रहती है उसका आंसर लिखने के लिए। एकदम वैसे ही होता है जैसे क्वेश्चनर की तरह, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि शेड्यूल के केस में क्या होता है, देयर इज एन इनमरेटर। शेड्यूल के केस में एक इनमरेटर होता है। इनमरेटर मतलब होता है गणनाकार, ठीक है, इनमरेटर मतलब होता है गणनाकार। तो जनरली क्या होता है, सपोज करिए ये रिस्पोंडेंट है, तो रिस्पोंडेंट के पास जो रिसर्चर है या जो इनमरेटर है, बेसिकली इनमरेटर जो गणनाकार होता है, वो शेड्यूल लेकर के रिसर्चर के सॉरी इस रिस्पोंडेंट के पास जाता है, ठीक है, ये है इनमरेटर, ठीक है, ये है इनमरेटर। और ये इस शेड्यूल को लेकर के, शेड्यूल मतलब क्वेश्चनर टाइप ही होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, स्पेस दी रहती है आंसर के लिए, शेड्यूल लेकर के इसके पास जाता है, रिस्पोंडेंट के पास। और रिस्पोंडेंट फिर जैसे जैसे आंसर कर रहा होता है क्वेश्चन के, तो इनमरेटर इस फॉर्म को फिल कर रहा होता है, ठीक है। तो यही होता है शेड्यूल में। ये देखिए लिखा है, शेड्यूल क्या है, ये एक प्रोफार्मा है जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बट दिस इज फिल्ड बाय इनमरेटर। इसको इनमरेटर फिल करता है, ये चीज है। क्वेश्चनर में क्या था, क्वेश्चनर मेल कर दिए जा रहे थे और रिस्पोंडेंट भर के वापस भेज रहा था। लेकिन ये जो शेड्यूल होता है, इसमें साथ में एक इनमरेटर भी होता है जिसको स्पेशली अपॉइंट किया जाता है फॉर दिस पर्पस, कि आप इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, रिस्पोंडेंट से पूछ पूछ के भरेंगे। एंड दिस ये जो इनमरेटर होते हैं अलोंग विद शेड्यूल गो टू रिस्पोंडेंट, ये रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, उनके सामने एक क्वेश्चन पूछते हैं और प्रोफार्मा दिखाते हैं, उसी सीक्वेंस में इन्हें क्वेश्चन पूछना होता है, और जो भी रिप्लाई रिस्पोंडेंट करता है उसको वो स्पेस में भर देते हैं, जो भी अवेलेबल स्पेस होती है जिसमें आंसर भरना है उसमें भर देते हैं। तो दिस इज शेड्यूल। तो शेड्यूल इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चनर, क्वेश्चनर की तरह होता है, लेकिन केवल यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे साथ में इनमरेटर जो गणनाकार होता है वो भी जाता है और वो आंसर उसमें लिखता है फॉर्म में, ठीक है। तो शेड्यूल पूछा जाए क्या होता है, तो शेड्यूल इज अ टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है फॉर डेटा कलेक्शन, ठीक है, फ्रॉम द रिस्पोंडेंट जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। इंटरव्यू, ये जो इनमरेटर है, ये क्वेश्चनर में जो शेड्यूल में जो चीजें लिखी है ये पूछता जाएगा और जो आंसर ये देता जाएगा उसे फॉर्म में फिल करता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज शेड्यूल एंड दिस इज द फोर्थ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो ये है चौथा मेथड। पहला मेथड क्या था, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या था, इंटरव्यू मेथड। तीसरा मेथड क्या था, क्वेश्चनर मेथड। एंड चौथा मेथड क्या था, शेड्यूल मेथड। ठीक, तो ये 4 मेथड हो गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ शेड्यूल के बारे में, कि इसमें एक बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो सिलेक्शन ऑफ इनमरेटर है, ये जो गणनाकार है ना, उसका सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसे केयरफुली इस फॉर्म को, इस शेड्यूल को भरना होता है। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस मेथड रिक्वायर द सिलेक्शन ऑफ इनमरेटर फॉर फिलिंग अप द शेड्यूल एंड असिस्टिंग रिस्पोंडेंट टू फिल अप द शेड्यूल, ठीक है। तो इनमरेटर को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है, गणनाकार को, ठीक है। एंड ये जो मेथड है ना, दिस इज एक्सटेंसिवली यूज, काफी यूज होता है, ठीक है, और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। इससे जो डेटा आता है वो काफी सही एक्यूरेट डेटा आता है। शेड्यूल के बारे में अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा के बारे में। सेकेंडरी डेटा याद है ना क्या होता है, वो डेटा विच इज ऑलरेडी बीइंग कलेक्टेड। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले ही किसी ने कलेक्ट किया हो और पहले ही उसे कहीं रिसर्च में यूज किया गया हो, और वो ऑलरेडी प्रोसेस जो डेटा होता है ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। बेसिकली वेबसाइट्स पे जो डेटा है, मैगजीन में जो डेटा है, जर्नल्स में जो डेटा है, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ठीक, अब ये जो सेकेंडरी डेटा होता है, इट मे बी पब्लिश डेटा और अनपब्लिश डेटा। सेकेंडरी डेटा पब्लिश भी हो सकता है, अनपब्लिश भी हो सकता है। पब्लिश मतलब कहीं पे पब्लिश हो चुका हो, अनपब्लिश मतलब अभी कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ है वो, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा के बारे में बात करूं तो सेकेंडरी डेटा में पब्लिश डेटा कहां से आपको मिल सकता है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट वगैरह के जो पब्लिकेशंस होते हैं या इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे जो डेटा मिलता है वो सेकेंडरी डेटा है, पब्लिश, ठीक है। या जर्नल्स में जो डेटा होता है, ट्रेड या टेक्निकल जर्नल में, मैगजीन, न्यूज़पेपर या बुक्स में जो डेटा है, या रिपोर्ट्स या पब्लिकेशन जो है बहुत सारे एसोसिएशंस की, जैसे बैंक हुआ, स्टॉक एक्सचेंज हुआ, इंडस्ट्री, बिजनेस, तो वो सब होता है सेकेंडरी डेटा। या जो रिसर्च स्कॉलर या यूनिवर्सिटी या इकोनॉमिस्ट जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो वो भी होता है सेकेंडरी डेटा। या जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होती हैं, पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं, या जो वेबसाइट का जो डेटा है, तो ये सब होता है सेकेंडरी डेटा, पब्लिश सेकेंडरी डेटा, क्योंकि कहीं पब्लिश हो चुके हैं ना,
जबकि अनपब्लिश डेटा क्या होता है, वो डेटा जो किसी की डायरी में हो, ठीक है, जो अभी कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, ऑथेंटिक, ठीक है, वो डेटा जो लेटर्स वगैरह, अगर पुराने जो हिस्टोरिकल कहीं लेटर्स वगैरह में जो डेटा मिले, या कोई अनपब्लिश्ड बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो सब होता है वेट, तो वो सब क्या होता है, वो सब होता है अनपब्लिश डेटा, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो ये सब डिफरेंट सोर्सेज थे सेकेंडरी डेटा के, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो डेटा कलेक्शन का पूरा टॉपिक है ये फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक को और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, और ये लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।